हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप कि पढ़ाई ठीक ठाक चल रहा होगा। हम लोग लाइट वाले चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे, लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। ये हमारा ये मेन कंसेप्ट है, उन्हीं को समझना है। अगर हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को देखें तो या तो दो ही चीज होगा। अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है, बेसिक बातें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। कोई भी ऑब्जेक्ट है, या तो इससे लाइट रिफ्लेक्ट होगा। सपोज करो ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब ये अगर पर्सन है तो या तो इससे लाइट रिफ्लेक्ट होगा या इस ऑब्जेक्ट से लाइट पास हो जाएगा। इस ऑब्जेक्ट से लाइट पास हो जाएगा, यानी कि रिफ्रैक्ट। हमें रिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। नाउ एक चीज हमें समझना पड़ेगा कि जब हम लोग साइंस को पढ़ते हैं तो हमारा पर्पस रहता है कि जो भी हमारे सराउंडिंग में हो रहा है उसका एक लॉजिकल इंटरप्रिटेशन करना, उसको लॉजिकली समझना। ना इससे क्या होता है, जब हम चीजों को लॉजिकली समझ लेते हैं, वी बिकम इन दैट सिचुएशन कि हम लोग उस इंफॉर्मेशन को एप्लीकेशन के फॉर्म में इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इसका एप्लीकेशन बहुत सारा पता है, तो हमारा जो मेजर डिस्कशन रहेगा ऑन रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में, क्योंकि ओवरऑल जो भी हमारे सराउंडिंग में हो रहा है वो रिलेटेड टू द रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से ही है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर रिफ्लेक्शन का हम लोग एग्जांपल देखें तो मिरर, और अगर रिफ्रैक्शन का एग्जांपल देखें तो एक तो हमारा आईज ही है और दूसरा आप कह लो लेंस। अब इसमें क्या होता है, कैसे होता है, इसको हमें समझना है। बट आप इसको थोड़ा सा सेपरेट करके देखो। मिरर का मतलब ये है कि कोई लाइट इस पे हिट किया और ये रिफ्लेक्ट बाउंसिंग बैक किया लाइट। तो इसके टेक्निकल टर्म्स वगैरह को समझेंगे। इधर कुछ नहीं हो रहा है। बट जब बात करते हैं हम लोग किसी तरीके के लेंस के बारे में, तो जो लाइट यहां पे हिट कर रहा है, वो क्या कर रहा है, आगे मूव कर रहा है, यानी कि क्या हो जा रहा है, आगे बेंड हो जा रहा है। तो इन दोनों के कंसेप्ट और एप्लीकेशन को समझना है। पहले हम लोग समझेंगे रिफ्लेक्शन के कंसेप्ट को, ठीक है। इसके लॉज को समझेंगे, इसकी जो भी बेसिक थियरी है उसको समझेंगे। और खास बात यह है कि अगर हम लोग अपने सराउंडिंग में देखें तो कोई ऐसा ही ऑब्जेक्ट नहीं होता है। इट्स नॉट लाइक कोई एक स्टैंडिंग ऑब्जेक्ट ही रहेगा। ऑब्जेक्ट में कर्व भी होते हैं, है ना। तो हमें कर्व सरफेस के बारे में भी समझना है स्फेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मेन चीज थियोरेटिकल के रिफरेंस से देखा जाए तो हम लोग एक तो फ्लैट मिरर कह लो और स्फेरिकल सरफेस के बारे में स्टडी करते हैं। तो पहले हम लोग रिफ्लेक्शन को पढ़ते हैं, उसके बाद जो है रिफ्रैक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसको मिटाते हैं और डिस्कस करते हैं रिफ्लेक्शन। तो हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हम लोग बाउंसिंग बैक जो लाइट करता है उसके बारे में समझना है। बाउंसिंग बैक, ठीक, इस बात को समझना है, बाउंसिंग बैक को पॉइंट। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग एक फ्लैट सरफेस लेते हैं। एक फ्लैट सरफेस का मतलब, इसको समझने के लिए सबसे बेहतर होता है एक मिरर ले लिए, ठीक है। अब मिरर लेने का मतलब क्या है? मिरर का मतलब ये हो गया कि हमने एक ओपेक ऑब्जेक्ट लिया हुआ है। ओपेक सरफेस कह लो, ओपेक सरफेस है मिरर। मींस इसमें लाइट कैन नॉट पास थ्रू। पहला ये दिमाग में क्लियर रहा है कि इसके बाहर लाइट पास नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक मिरर ले लिया। ये हमारा मिरर है। सबसे पहले हम लोग एक फ्लैट मिरर लेंगे, फ्लैट सरफेस कह लो, ऑब्वियस है, ग्लास के जैसा। मीन्स
लाइट जो है इधर से इधर पास नहीं हो सकता। नाउ मिरर के सामने अगर कोई भी, जैसे मान लीजिए हम लोग अगर खड़े हो मिरर के सामने, तो क्लियर कट हमें जो है दूसरी साइड में हम लोग दिखते हैं, है ना। तो इसी कंसेप्ट को समझना है। तो जैसे मान लो एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है, ठीक। अब कोई व्यक्ति का मतलब मैंने मान लिया ये एक ऑब्जेक्ट है, हमें पर्पस क्या है, हमें बस लाइट के रिफ्लेक्शन को समझना है। लेकिन हम रेफरेंस ले रहे हैं एक मिरर और एक जो है पर्सन को, और मिरर एज ए फ्लैट सरफेस, पहले फ्लैट वाले कंसेप्ट को समझेंगे, फिर उसके बाद जो है स्फेरिकल वाले कंसेप्ट को समझेंगे। तो एक जो इंपॉर्टेंट चीज है वो समझना है कि किसी भी ऑब्जेक्ट से मल्टीपल रेज क्या करती हैं, रिफ्लेक्ट करती हैं। मल्टीपल रेज रिफ्लेक्ट कर रही है, ठीक है। एक बात पहले ये क्लियर कर ले। लेकिन हमें जो है बस एक रे को समझना है, एक लाइट रे को समझना है, और वही सारे के सारे लाइट रे फॉलो करेंगे। कहने का मतलब अगर ये व्यक्ति यहां पे ऐसे खड़ा है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि ये मिरर में अपने पीछे वाले साइड को देख लेगा। तो होता क्या है कि तो फिर रिफ्लेक्शन में ये बात समझो, रिफ्लेक्शन हैव टू फंडामेंटल लॉज। ये दो फंडामेंटल लॉज को फॉलो करते हैं, फंडामेंटल लॉज। अब इससे कई सारे रे निकलते हैं, एक रे को बस हमें समझना है, बाकी वो सारे के सारे उसी चीज को फॉलो करेंगे। तो इसके दो फंडामेंटल लॉज हैं। नंबर वन लॉ ऑफ इक्वल एंगल कह लो, लॉ ऑफ इक्वल एंगल, ठीक है। तो इसी को समझने के लिए हम लोग मान लीजिए ये मेरा फ्लैट सरफेस है, थोड़ा इजी रहेगा इस बात को समझना। ये फ्लैट सरफेस है, यहां से एक रे आया, रे का मतलब हमने मान लिया सन रेज आ रहा है, ठीक है। यहां सन है, सन, इनका एक रे, हमें दुनियादारी से नहीं मतलब है, सिर्फ एक रे आया। इस रे को बोलते हैं इंसिडेंट रे, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? गिरने वाली रे को बोलते हैं इंसिडेंट रे। अब अगर मुझे इसको एनालाइज करना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं ज्योमेट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज करेंगे हम लोग। ज्योमेट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मुझे एनालाइज करना है, तो मुझे ये पता करना है कि इसका कितना एंगल होगा, है ना। तो मैं कहां से मेजर करूं, मेरे लिए कन्वीनियंस रहेगा मेजर करना। मेरा ये फ्लैट सरफेस है, एक काम करता हूं, यहां पे एक अगर मैं कोई एक कुछ भी अगर एक ऐसा लगा दूं जिससे मैं मेजर कर सकूं, क्योंकि हवा में तो यहां तो कर नहीं सकता, एटलीस्ट एक पोल ले लिया तो मैं ये एंगल मेजर कर सकता हूं। मतलब ये जस्ट समझने के लिए, एक माइंड में, ताकि इजी वे से विजुअलाइजेशन हो, ठीक है। तो ये इंसिडेंट रे था। इंसिडेंट रे फ्लैट मिरर पे पड़ने के बाद ये हमारा फ्लैट मिरर है, और यही कंसेप्ट जो है हर जगह फॉलो होगा। फ्लैट मिरर पे पड़ने के बाद ये रिफ्लेक्ट करता है, ये जो है हमारा रिफ्लेक्टेड रे है, और ये जो हमारा पॉइंट है, दिस इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। क्या कहेंगे इसको? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है। अब मुझे यहां पे कुछ एंगल है, मुझे पता करना है ये कितने एंगल से रिफ्लेक्ट किया। तो यहां पे भी एक काम करता हूं, मैं क्या कर देता हूं, एक और पोल लेके खड़ा हो जाता हूं, एक और पोल लेके खड़ा हो जाता हूं। तो ये पोल जो है एक तरह से, ये क्या है, एक तरह से फ्लैट सरफेस के परपेंडिकुलर है, जिसे मैं मेजर करना चाहता हूं। पोल ये मेरा मान लीजिए ये पोल है,
पोल जो मैं मेजर करना चाहता हूं, मेरा एंगल कितने रे कितने एंगल से ट्रांसफर हुआ, तो मैं ये मेजर करूंगा ना। तो जो पोल पोल कह लो, ऐसा कोई टेक्निकल टर्म आपका यूज नहीं हुआ, बस इसको समझने के लिए। तो ये जो एंगल होगा और ये एंगल आपस में सेम होंगे, और जो लॉ कह रहा है, लॉ के हिसाब से ये है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंट विथ नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब ये नॉर्मल रिप्रेजेंट कर रहा है परपेंडिकुलर टू बेस, नॉर्मल का मतलब ये परपेंडिकुलर टू बेस, द एंगल ऑफ इंसिडेंट विद नॉर्मल इज इक्वल टू इंसिडेंट रे, इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे विथ नॉर्मल। उसी नॉर्मल के साथ जो रिफ्लेक्टेड एंगल होगा, ये दोनों आपस में हमेशा सही होंगे। ये हमारा क्या है, अगर मान लो मैंने इसको आर मान लिया, तो कहना क्या है कि एंगल आई जो होगा वो इक्वल होगा एंगल आर के। कोई प्रॉब्लम? ये हमारा क्या है, ये दो फंडामेंटल लॉ हैं जिसके बेसिस पे हम सारे एनालिसिस जो भी करना रहेगा वो करेंगे। ठीक है, मतलब ये चीज फॉलो करेगा, ये एक्सपेरिमेंटल है एक तरीके से। ठीक, एक्सपेरिमेंटल है, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है हमारा। पहली बात, इंसिडेंट रे का जो एंगल बनेगा नॉर्मल के साथ, वही सेम एंगल होगा जो है रिफ्लेक्टेड रे का नॉर्मल के साथ। दूसरा लॉ क्या है, सेकेंड लॉ क्या है? अच्छा, एक चीज और, ये जो लॉ है ये अप्लीकेबल टू एनी सरफेस, मतलब अगर कर्व सरफेस भी रहे तो भी ये चीज फॉलो करेगा। हम लोग डिस्कस किस बारे में कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन के बारे में। तो आप कैसा भी मिरर लेके आओ, वो सब पे यही चीज लागू हो। सेकेंड लॉ क्या है? सेकेंड लॉ हमारा है, सेकेंड लॉ है, आप कह सकते हो इसको सेम प्लेन। मतलब क्या है प्लेन का, मतलब क्या होता है? आप ऐसे समझो, ये मेरा एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है। अब थोड़ा सा मैं एक और कर लेता हूं, जेड कोऑर्डिनेट, आगे चल के पढ़ना पड़ेगा जेड कोऑर्डिनेट। तो अगर आप एक रूम में बैठे हो तो जरा रूम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, ये मैं कहूंगा एक्स वाई प्लेन, इसको बोलूंगा एक्स वाई प्लेन, कि सारा काम जो है उस सारे एक्टिविटी को मैं एक प्लेन में देख सकता हूं। जैसे ये है, इसका इंसिडेंट का आना, रिफ्लेक्टेड रेज का जाना, फिर एक नॉर्मल का इस्तेमाल करना, पोल हटाओ, इसको नॉर्मल लिख देता हूं, नॉर्मल प्लेन का इस्तेमाल, नॉर्मल लाइन का इस्तेमाल करना, ये तीनों एक ही प्लेन में। मींस ऑल टर्मिनोलॉजी ये छोड़ो, ऐसे ही लिख देते हैं, द इंसिडेंट रेज their incident ray, reflected ray, normal and their angle all in same plane। अगेन प्लेन को विजुअलाइज करना जरूरी है। अगर आपने इससे कर लिया तो ठीक है, अदरवाइज मान लीजिए आप रूम के अंदर हो, ठीक है, तो ये दूसरे साइड का जो वॉल है तो ये हो जाएगा एक्स जेड प्लेन, है ना। ये आपका जो फर्श है ग्राउंड, वाई जेड प्लेन। ठीक, इसी को थोड़ा सा ऐसे आप कर दो, ये हमारा क्या हो जाएगा, यहां वाला ये x है, ये y है, ये भी एक्स वाई प्लेन होगा, एक्स वाई प्लेन। ये ऊपर वाला, ऊपर का सरफेस यानी कि जो सीलिंग है वो क्या हो जाएगा, एक्स जेड प्लेन।
जैसे आप फैन है, फैन को आप देख रहे हो एक्स जेड प्लेन में, अप साइड में, लेकिन आप फील करो जरा कि अगर फैन को थोड़ा सा मैं नीचे कर दूं, क्योंकि जब ओरिएंटेशन चेंज होता है तो इंटरप्रिटेशन चेंज हो जाता है। मैंने क्या किया, फैन को नीचे कर दिया, इंटरप्रिटेशन मतलब हमारी समझ, फैन को नीचे कर। अब मैं अगर साइड से फैन को देखूंगा तो एक मुझे बस एक लाइन जैसा दिखेगा, एक ऐसा लाइन जैसा दिखेगा जो कंटिन्यूअसली घूम रहा है। आप कभी उसके रियल इमेज को समझ ही नहीं पाओगे। तो मान लीजिए आप करीब काफी दूर से देख रहे हो, 200-500 मीटर से, तो आपको दिखेगा कि एक लाइन जैसा कुछ दिख रहा है, क्या हो रहा है आप एग्जैक्टली नहीं बता पाओगे। दैट इज द रीजन प्लेन भी इंपॉर्टेंट होता है कि वो किस प्लेन में हैपन हो रहा है। तो इसके हिसाब से ये जो भी एक्टिविटी है रिफ्लेक्शन का, ये सब के सब एक प्लेन में होंगे। ठीक, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि दिस लॉ applicable to all surface। तो इंसिडेंट रेस सेम रहेगा। अब इसको जरा समझते हैं। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, इसने जो है ये मिरर के सामने खड़ा है, ठीक, मिरर के सामने खड़ा है। अब इससे एक रे गया, इससे रिफ्लेक्ट होके एक रे, मान लीजिए ऐसे गया, कोई एक रे गया, ये गया, और इसका जो रिफ्लेक्शन, क्योंकि ये इंसिडेंट रे जो है जीरो एंगल पे है, तो रिफ्लेक्शन भी जीरो पे ही होगा, है ना। ऐसे इसके बॉडी से कई सारे रे निकल रहे हैं, ये जीरो पे ही होगा। गेटिंग माय पॉइंट? जीरो से जा रहे हैं, जीरो पे ही वो रिफ्लेक्ट करेंगे। और यही कारण है हमें जो इसके अंदर इमेज दिखता है, इमेज जो दिखता है, ध्यान से समझना, इमेज कहां दिखेगा आपको? आपको फील होगा जैसे आप मिरर से इतना दूर खड़े हो, है ना, मिरर से इतना दूर खड़े हो तो आपको फील होगा सेम डिस्टेंस पे एक व्यक्ति, मतलब आप खुद ही मतलब आपको ऐसा लगेगा आप किसी के पास खड़े हो, किसी के साथ खड़े हो, एक दूसरा व्यक्ति आपके पास खड़ा है, वो ठीक है आप ही हो, बट समझो आप। अब ये क्या ये रियल में है? तो ये इमेज क्या हुआ? वर्चुअल इमेज, एज देयर इज नो रियल एग्जिस्टेंस। क्या दूसरे साइड में कोई व्यक्ति खड़ा है? क्या दूसरे साइड में कोई व्यक्ति खड़ा है? आंसर इज नो। तो इसका कोई रियल एग्जिस्टेंस है ही नहीं, पहला चीज। मतलब हम लोग किस बात को डिस्कस कर रहे हैं? इमेज फॉर्मेशन में। दूसरा, वो जो व्यक्ति खड़ा है वो उसका पोजीशन क्या है, मतलब किस तरीके से है? तो वो पूरी तरीके से स्टैंडिंग पोजीशन में, सेम स्टैंडिंग पोजीशन, स्टैंडिंग, है ना, स्टैंडिंग पोजीशन। इसको बोलते हैं इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब होता है सीधे खड़े रहना, सीधे खड़े रहना। इमेज कैसा है? वर्चुअल। क्यों वर्चुअल है? क्योंकि ये जो इमेज फॉर्म कर रहा है, मैं मिरर की इस साइड में अगर जाऊंगा तो वहां पे कोई मुझे मिलेगा नहीं। सो एनी इमेज, जब भी कोई एक इमेज हो, यूजुअली जो मिरर के इनसाइड बने, इनसाइड मिरर, तो वो क्या होगा हमारा? मिरर का मतलब हो गया ओपेक, है ना। मिरर के इनसाइड बने तो वो हमारा क्या होगा? वर्चुअल इमेज होगा। तो वर्चुअल इमेज बन गया, ठीक। तीसरा बात, हमें यहां पे लैटरल इन्वर्जन देखने को मिलता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैटरल इन्वर्जन? लैटरल, तो जो हमारा इमेज होता है लैटरल इन्वर्टेड होता है। इन्वर्टेड इमेज मतलब लेफ्ट हमें राइट के फॉर्म में दिखता है और राइट हमें लेफ्ट के फॉर्म में दिखता है। इसका मतलब क्या होगा? क्यों हो गया? क्योंकि ये हमें क्या फीलिंग दे रहा है? ये हमें ये फीलिंग दे रहा है कि हमारे सामने कोई व्यक्ति खड़ा है। अब कोई व्यक्ति खड़ा होगा तो आपको ये फीलिंग होगा ना कि उसका जो लेफ्ट है मेरा राइट है और मेरा जो राइट है उसका लेफ्ट है। तो ये एक लैटरल फीलिंग देता है, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन अ फ्लैट मिरर सरफेस, ये हो गया। इमेज कैसा फॉर्म होगा ये भी क्लियर हो गया। अब हम लोग स्फेरिकल सरफेस को समझते हैं, इसको मिटाते हैं।
हम लोगों ने प्लेन फ्लैट मिरर के बारे में समझ लिया, उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट दो लॉज हैं वो समझ लिया, दैट इज सेम प्लेन और सेम एंगल वाला, इक्वल एंगल वाला कंसेप्ट। अब हम लोग डिस्कस करेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में। स्फेरिकल मिरर, नाउ अगर इनके शब्द को ब्रेक करें, क्योंकि ये जरूरी है कि हर एक शब्द का एक क्लियर विजुअलाइजेशन माइंड में बनना चाहिए, अदरवाइज हम उस प्रॉब्लम को रॉन्ग इंटरप्रेट करते हैं। सो स्फेरिकल का मतलब है कर्व्ड सरफेस के बारे में बता रहे हैं, कर्व्ड सरफेस। मिरर का मतलब ये है कि एक ऐसा ओपेक ऑब्जेक्ट है जहां से लाइट पूरी तरीके से रिफ्लेक्ट कर रही है, ठीक है। अब ये रिफ्लेक्ट कर रही है तो वो रिफ्लेक्शन वाला लॉ को तो फॉलो करेगी ही करेगी, क्योंकि हम लोगों ने ये भी बताया, डिस्कस किया था कि रिफ्लेक्शन का जो लॉ है अप्लीकेबल टू ऑल सरफेस, ऐसा नहीं कि वो कर्व सरफेस पे लागू नहीं होगी। सो कर्व्ड सरफेस बेसिकली टू टाइप्स का कंसीडर कर रहे हैं। एक है हमारा कॉनकेव, मींस एक ऐसा मिरर है जिसका जो ओपेक सरफेस है वो आउटसाइड है, मिरर जो है इनसाइड, या आप कह सकते हो कि जो उसका मिरर का स्ट्रक्चर है, मान लीजिए ये एक स्फेयर है, सर्कल ही मान लो, तो उसका जो सेंटर है उससे थोड़ा सा दूर है, ठीक है। कॉनकेव कैसे भी आप डिफाइन कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। दूसरा है हमारा कॉन्वेक्स। कॉन का मतलब होता है टुगेदर, केव का मतलब हो गया होलो, कॉन का मतलब टुगेदर, वेक्स का मतलब हो गया पुश करना। खैर ये सारी चीजें सिग्निफिकेंस में आपको देखने को मिलेगा और क्लियर भी हो जाएगा। तो ये आपका जो है ओपेक साइड है, ओपेक साइड, और ये जो है मिरर वाला साइड है, यानी कि जो हमारा लाइट रिफ्लेक्ट होगा इधर से होगा, जो भी हमारा लाइट इस वाले सरफेस से हमारा मतलब है। इस वाले केस में ये हमारा मिरर साइड है, मिरर साइड, और ये हमारा ओपेक साइड है। तो मेरा मतलब किस साइड से होगा, मेरा इंटरेस्ट है इस साइड से। इन सरफेस पे पड़ने वाले जो भी ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है, इन सरफेस पे अगर कोई ऑब्जेक्ट पड़ेगा तो एक तो वो इमेज उसका लार्ज अपीयर होगा, खासकर कॉनकेव वाले में इमेज लार्ज अपीयर होगा, इस वाले में इमेज स्मॉल अपीयर होता है, और उसी हिसाब से इसका एप्लीकेशन भी। जैसे इस वाले केस में मान लीजिए डॉक्टर होते हैं, ईएनटी के डॉक्टर मतलब आईज नोज, सॉरी आई कह रहा हूं, ईयर नोज, तो उनके पास ग्लास होता, मिरर होता है, ईएनटी मिरर के अंदर, उसमें जो है वो लोग देखने का कोशिश करते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स रहता है टीथ वगैरह को देखने का काम करते हैं, ये सारी चीजें। इमेज क्या होता है, जैसे घर पे स्पून है तो ये इजी वे से आप चेक कर सकते हो, स्पून को ही देखोगे कि एक टाइम पे तो ये इरेक्ट इमेज शो कर रहा है, दूसरे टाइम पे ये जो है इन्वर्टेड इमेज शो करने लगता है, इन्वर्टेड इमेज। प्लस ये इमेज जो है रियल और वर्चुअल दोनों बनाता है, ये बाद में हम लोग कंसेप्ट क्लियर करेंगे, अभी बस मैं टर्म यूज कर रहा हूं, ठीक है। अभी मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, अभी बस यूज कर रहा हूं, कभी रियल बनाएगा कभी वर्चुअल बनाएगा, समझ में आ जाएगा अभी। नाउ इसमें क्या है, इसका एप्लीकेशन व्हीकल में होता है, व्हीकल में रेयर व्यू वगैरह देखने के लिए, है ना, रेयर व्यू वगैरह देखने के लिए। इसमें जो इरेक्ट इमेज होता है वो इरेक्ट तो होता है, बट वर्चुअल इमेज ही फॉर्म करता है, वर्चुअल इमेज ही फॉर्म करता है, इन्वर्टेड नहीं होता है, इस मतलब कि सेम साइड कहोगे, नॉट इन्वर्टेड कह लो, इरेक्ट तो हो ही गया ना, एक ही बात है, ठीक है ना। एक बात याद रखना, जब भी हम लोग मिरर की बात कर रहे हैं, आप एक ये बात अच्छे से समझो, आप इसमें देखोगे दो बातों को फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे, मिरर एंड स्क्रीन। कोई भी इमेज जो है स्क्रीन के ऊपर फॉर्म होता है,
फॉर्म इमेज। कभी भी मिरर के ऊपर नो इमेज फॉर्म, कोई मिरर के ऊपर इमेज फॉर्म नहीं होता है कभी भी। इमेज मिरर के ऊपर, मिरर क्या करता है, बस उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। जैसे हम लोग कोई देख रहे हैं, मान लीजिए एक पर्सन है, क्योंकि यही सारा चीज जो है ना, छोटी छोटी बातें बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करती है। ये मान लीजिए मिरर है, तो जब आप किसी मिरर के सामने आप खड़े हो तो मिरर में आपका इमेज नहीं बनता है, यहां पे बस लाइट जाता है और आपकी आंखों में लाइट रिफ्लेक्ट करके आता है। मिरर इमेज हमेशा आपके जो है आंख में ही बन रहा है। अगर मान लीजिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो अलग बात है कि आपको दिखता यहां पे है कोई एक व्यक्ति, अब क्योंकि ये रियलिटी में है नहीं, तो ये क्या हो जाता है, वर्चुअल। ठीक है, ये सारी बातें हम लोग थोड़ा थोड़ा करके डिस्कस करते रहेंगे, ये सारी बातें क्लियर होता जाएगा। ठीक है, तो इस बात से अभी कंफ्यूज मत होना। इसमें जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो वर्चुअल होता है, इसमें जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो रियल होता है। रियल इमेज कहां पे बनेगा, यहां पे। जितने भी इमेज आपको स्क्रीन पे दिखेंगे वो सबके सब रियल होंगे। एंड डोंट गेट कंफ्यूज, ये सारी चीजें आपका क्लियर होगा। मिरर, इसमें अगर आपका कोई एक इमेज बन रहा है, इट ऑलवेज वर्चुअल। ठीक है, तो इससे पहले कि हम लोग आगे डिस्कस करें, हमें सबसे पहले क्या करना है, ये कर्व्ड सरफेस के जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है, जहां पे हम ये क्लियर समझ पाएंगे, जिसके हेल्प से कहां पे रियल बन रहा है, कहां पे वर्चुअल बन रहा है, उन सारे कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए सबसे पहले हमें उन टर्मिनोलॉजीज को समझना है। तो कर्व्ड सरफेस के टर्मिनोलॉजीज को मिटाता हूं मैं। सो टर्मिनोलॉजीज of spherical mirror। सो टर्मिनोलॉजी का मतलब वो जो टर्म्स यूज किए जाएंगे इस कंसेप्ट को डील करते वक्त। अब क्योंकि अभी हमने जब जस्ट थोड़ा डिस्कस किया कि कैसे रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, इन सारी बातों को समझने के लिए हमें इसका जो टेक्निकल एस्पेक्ट है उसको भी समझना पड़ेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब हम लोग पहले लेते हैं कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, और उन टर्म्स को समझने के लिए, यानी कि रियल इमेज बनेगा, कहां पे वर्चुअल इमेज बनेगा, इन सब की क्लैरिटी के लिए कई सारे पॉइंट्स यूज किए गए इजी कैलकुलेशन के लिए। तो हम लोग उसको समझेंगे। सी, आप आगे चल के जैसे मान लीजिए कल को कोई आप टेलीस्कोप बनाए, है ना कुछ, तो ये अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉनकेव सरफेस ले रहे हैं, कॉनकेव मिरर ले रहे हैं। ठीक है, कुछ ऐसा मिरर है, इस साइड से ये ओपेक है, ये वाला साइड है आपका, ये वाला साइड है आपका रिफ्लेक्शन वाला साइड, ये मिरर वाला साइड है, तो ये मैं कर देता हूं ओपेक साइड, ओपेक वाला साइड है, और ये आपका जो है मिरर वाला साइड है, या ओपेक के बदले आप कह सकते हो ना पेंटेड साइड है, पेंटेड, ठीक है, कुछ भी चलेगा, मिरर साइड। ठीक है, ये एक तरीके से क्या है, कर्व है, कोई प्रॉब्लम। कर्व, अगर मैं कर्व कोई बात करूं तो वो किसी न किसी तरीके के सर्कल का पार्ट होता है ना। खैर, उसमें हम लोग बाद में आएंगे। सबसे पहला पॉइंट हम लोग नोट करते हैं कि इस कर्व में एक सेंट्रल पॉइंट डिसाइड किया जाता है, जिसको बोला जाता है पोल पॉइंट। पोल पॉइंट क्या है हमारा, सेंट्रल पॉइंट ऑफ मिरर, मिरर का सेंट्रल पॉइंट, पोल पॉइंट। इसका जरूरत क्यों है, क्योंकि यहीं से हमारा एक इमेजिनरी लाइन पास होता है, अ लाइन पास थ्रू दिस, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल, प्रिंसिपल एक्सिस। ना प्रिंसिपल वो स्कूल वाले प्रिंसिपल नहीं है, वो रूल डिसाइड करते हैं तो वो पीएलई होते हैं, ये प्रिंसिपल है, यानी कि मेन लाइन, मेन लाइन। खास बात क्या है, पासिंग थ्रू, पासिंग थ्रू पोल पॉइंट, थ्रू पोल पॉइंट। क्लियर,
तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये कर्व है तो इसका एक कुछ सर्कल होगा। अब अगर सर्कल है तो उसका कुछ सेंटर होगा, है ना, सेंटर होगा। इस सेंटर को बोलेंगे, क्योंकि हमारा इंपॉर्टेंट है कर्व, बाकी इससे मतलब नहीं है, तो इसको हम लोग बोलेंगे सी, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। गुड। तीसरा हमारा है, तीसरा चौथा जो भी है, नेक्स्ट हमारा है पॉइंट, जिसको बोलते हैं फोकस पॉइंट। तो अभी के लिए इसको समझते हैं, एफ दैट इज फोकस पॉइंट। अभी के लिए थोड़ा सा वेट करो इसको डिटेल में समझने के लिए। नाउ सी, अगर मान लीजिए कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट, एक पर्सन यहां पे खड़ा है, अगेन मैं वही चीज रिपीट कर रहा हूं, अगर एक पर्सन खड़ा है इस मिरर के सामने, ठीक है, अब इस बात को अच्छे से फील करिए कि ये जो है कई अलग अलग तरीके के रेज, अलग अलग मतलब अलग अलग हर एक डायरेक्शन में रेज इससे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं ना, इसकी बॉडी से जो मिरर पे जा रहे हैं। हमें सारे रेज से मतलब नहीं है, हमें कुछ ही रेज से मतलब है। नंबर वन, वो रेज जो किस तरह के रेज से मतलब है, एक तो रेज पैरेलल टू ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस, रेज जो है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, हमें सिर्फ उससे मतलब है, ठीक है। अब इस खास बात क्या है कि वो जो पैरेलल रेज है ये रिफ्लेक्ट होकर कहां पे जाके हिट करता है, प्रिंसिपल एक्सिस लाइन पे, इन बिटवीन सी और पी के बीच में कहीं, ठीक है, सी और पी के बीच में। तो ऐसे कई सारे लाइन है। अभी हम लोग बस समझने के लिए सिर्फ एक ही लाइन को पिक कर रहे हैं। यहां से भी लाइन जाएगा एक, ये भी फाइनली यहीं पे जाके मर्ज होगा, यहां से जाएगा, ये भी जाके यहीं से मर्ज होगा, या फिर आप कह लो यहां से जितनी भी इनफाइनाइट लाइन जा रही है पैरेलल टू दी प्रिंसिपल, सिर्फ उन लाइन की बात कर रहा हूं, ये सारे के सारे कहां पे मर्ज करेंगे, एक पॉइंट पर जिसे बोलते हैं फोकस पॉइंट। तो आप कह सकते हो कि फोकस पॉइंट इज अ पॉइंट, फोकस पॉइंट is a point on principal axis जहां पे were all parallel line all rays लाइन छोड़ो, all rays parallel to principal axis converge merge whatever you want to say। जितने भी लाइन है पैरेलल है वो सारे के सारे जो है क्या करते हैं, एफ पे मर्ज करते हैं। अब ये याद रखना, ये मैंने शब्द यूज किया हुआ है ऑल, एब्सोल्यूट नहीं होता है, आगे जब आप हायर में पढ़ोगे तो इसमें आपको थोड़ी सी क्लैरिटी भी मिलेगी, क्योंकि कई सारे आप कह सकते हो डिफ्लेक्शन ऑफ रेज होते हैं, तो उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग एक सर्टेन एरिया ही कंसीडर, इसमें जो हम लोग ले रहे हैं एक सर्टेन एरिया ही कंसीडर करते हैं, मतलब एक फिक्स रेंज, ये वो रेंज होता है, इसको आप बोल लो अपर्चर, क्या बोलते हैं, अपर्चर, ठीक है। अपर्चर का मतलब ओपनिंग, जो हमारी आंखों की प्यूपिल होता है ना, वो ओपनिंग और क्लोजिंग का काम करता है। क्लोजिंग का मतलब एकदम बंद नहीं कर देगा, ओपन,
प्यूपिल क्या करता है, ये इंश्योर करता है कि कितना लाइट जो है पास होगा, कितना लाइट जो है पास होगा। तो ये अपर्चर रीजन, एक इस आप ये मिरर समझो, आप एक पूरा का पूरा एक सर्कुलर शेप में इसको फील हो रहा, तो ये वो वाला रीजन जहां पे जितने भी रेज हो रहे हैं, मतलब इनके अंदर का जो रेज होगा, स्पेशली रेज नियर द प्रिंसिपल एक्सिस, वो रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के नियर, इसको बोलते हैं पैरेक्सियल रेज। ये मर्ज करते हैं, मर्ज एट द फोकस पे ही मर्ज करते हैं, ठीक है, फोकस पे ही मर्ज करते हैं। बाकी सारी चीजों में थोड़ा डिफ्लेक्शन आता है, उससे हमें अभी मतलब नहीं है, फोकस पे मर्ज करते हैं। तो ये हमें फोकस पॉइंट समझ में आ गया। ये सारी चीजें जब हम लोग इमेज का फॉर्मेशन करेंगे, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है, गुड। तो फोकस पॉइंट वो है जहां पे रेज जो है पैरेलली जब सरफेस पे पड़ता है, तो वो जो है जाके एक जगह मर्ज करता है। जितनी भी पैरेलल रेज पड़ रही, सबके सब एक ही पॉइंट पे मर्ज करता है। थोड़ा सा यहां पे कॉन्वेक्स वाला भी कंसेप्ट आप देख लो। कॉन्वेक्स का कंसेप्ट, ये हमारा कॉन्वेक्स है, ठीक है, यहां से रेज पड़ रही है, तो रेज डिफ्लेक्ट होके वो बाहर की तरफ जाती है। कहां जाती है? बाहर की तरफ। तो इसका जो फोकस होगा वो कहां होगा? फोकस वहीं पे हम लोग मानेंगे जहां पे ये रेस कन्वर्ज करे। तो ये तो आपका P हो गया सेंट्रल पॉइंट, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, है ना, ये आपका प्रिंसिपल। अब ये इमेजनरी पॉइंट पे मर्ज कर रहा है, ये हमारा मिरर साइड, यानी पर्सन यहां पे खड़ा होगा, एक बात ध्यान रखना, फोकस पॉइंट हमारा इमेजनरी यहां पे होगा। बस समझने के लिए, हम लोग जब इमेज फॉर्मेशन करेंगे सारी बातें क्लियर होगा। यहां तक क्लियर है फोकस पॉइंट। अब जो फोकस पॉइंट है, एक सेकेंड, इसको मैं थोड़ा सा मिटा दूं, कहां पे, चलो यहीं पे बता देता हूं। जो फोकस पॉइंट है उसका पोल से, ये पी कर लो आप, फोकस पॉइंट इसको बोलते हैं फोकस लेंथ, फोकस एफपी, फोकस लेंथ क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन फोकस पॉइंट एंड पोल पॉइंट। और आपका जो सीपी है ये हो गया आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस है ना एक तरह से, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अभी मैं बस आपको अवेयर करा रहा हूं, बस एक टर्म्स, इन टर्म्स से जो इसमें इस्तेमाल होगा। यहां तक क्लियर है? यूजुअली जो रिलेशन पाया जाता है, यानी कि सी का पी से, तो सीपी जो होता है इसका अगर आप हाफ कर दोगे तो एफपी मिल जाएगा। ये हम लोग बाद में प्रूफ करेंगे, चिंता मत करना बिल्कुल भी, ये हम लोग बाद में प्रूफ करेंगे, एक रिलेशन जो पाया जाता है, ठीक है। तो जो हमारा कर्व सरफेस का इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है उनको हमने फील कर लिया। अपर्चर वो वाला रीजन होता है जहां से रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद, अपर्चर मतलब उसके अंदर की जो रेज है, स्पेशली नियर टू दी प्रिंसिपल एक्सिस या पैरेक्सियल रेज उसको बोलते हैं। वो रेज जो है क्या करते हैं, करेक्ट एग्जैक्ट फोकस पॉइंट पे ही मर्ज करते हैं, जिसके कारण इमेज जो है क्लियर बनेगा। सारी बातें आएगा समझ में। तो हमारा इसका इस्तेमाल तभी जस्टिफाई जब हम लोग इमेज फॉर्मेशन के बारे में समझ सके। इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें 4 रूल को समझना है। कितने? 4 रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। तो हम लोग आज के डिस्कशन में सिर्फ इतना ही रखेंगे, इस रूल्स को डिस्कस करेंगे, आज के डिस्कशन को यहीं पे स्टॉप कर देंगे। उसके बाद हम लोग कल जो है उसके आगे का जो भी इनका
एस्पेक्ट है, जो भी बातें हैं उसको डिस्कस करें। इसको मैं मिटा देता हूँ। तो रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझना अच्छे से। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। सबसे पहली बात, अगेन हम लोग वो स्ट्रक्चर बना लेते हैं। बस ये कंसेप्ट आपको ध्यान रहेगा तो काम हो जाएगा। ये P है, ये मान लीजिए F है, ये C है। सो रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन नंबर 1, जैसे हमें किसी भी जगह को लोकेट करना है, अगर मान लीजिए आपने जियोग्राफी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, तो जगह को लोकेट करना, तो एक होता है आपका लॉन्गिट्यूड और एक होता है आपका लैटिट्यूड। मींस दो लाइन सफिशियंट होते हैं, लाइन जहां पे भी क्रॉस करे हमें एग्जैक्ट पॉइंट मिल जाता है। तो किसी भी पर्सन को अगर मुझे देखना है तो ऑब्जर्वेशन के लिए, क्योंकि इससे इनफाइनाइट रेज निकल रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट एनालिसिस के लिए मैं दो रेज को बस फोकस करूंगा, यहां से, इसके हेड से या कहीं से भी, जैसे भी आपको समझना है, बस हमें दो रेज को फोकस करना है, 2 रेज। और उस 2 रेज का स्ट्रक्चर कुछ कैसा रहेगा, क्योंकि हमें पता है कि ये हिट करने के बाद जो है रिफ्लेक्ट करेगा, तो 2 रेज टू फॉर्म इमेज। 2 रेज तो चाहिए ही चाहिए। रेज मिल गया हमें, पहला हमारा रूल, ठीक है। दूसरा, सेकेंड रूल क्या है? सेकेंड रूल क्या है कि अगर आपका एक रेज, इफ रेज इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अगर आपका रेज, वो तो मानना ही पड़ेगा वैसे भी, आपका रेज पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद F पे जाके मर्ज करेगा। सो आफ्टर रिफ्लेक्शन मर्ज ऑन F यानी कि फोकस पॉइंट हमारे फोकस पॉइंट पे मर्ज करेगा, पहला चीज, पहला रूल। एंड वाइस वर्सा का मतलब क्या हो गया कि अगर कोई रे फोकस पॉइंट से जा रहा है तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। 4 रूल में तो 3 रूल ऐसे ही हो गए, क्लियर। फोकस पॉइंट पे से अगर कोई रे जा रहा है तो वो रिफ्लेक्ट, अच्छा यहां पे आपको ये क्लियर करना है कि क्या ये रूल ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। तो यहां से ये जो पॉइंट है, यहां से एक नॉर्मल ड्रॉ कर दो बस, तो आप चेक करोगे तो पाओगे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम है आपस में। यू विल गेट I = R। पहला चीज ये क्लियर हो गया। जो कोई भी रेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, वो मिरर पे पड़ने के बाद, कॉनकेव मिरर पे पड़ने के बाद क्या करेगा, फोकस से होके जाएगा। सिमिलरली यही कंसेप्ट इसमें भी चलता है, कॉन्वेक्स वाले में यहां से आपका, मान लीजिए आप पर्सन हो, यहां पे आप हो, ठीक है, यहां से आपका एक रे गया पैरेलल, तो ये रिफ्लेक्ट किया ना ऊपर की तरफ, लेकिन अगर आप इसको मर्ज करोगे यहां पीछे ले जाकर, तो ये आपको F पे मिलेगा, ठीक है, F पे मिलेगा। तो ऐसे अगर मान लो इसी लाइन ऑफ इंसिडेंट को अगर फॉलो करें और इधर से अगर कोई रे आया तो ये, तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव में यही डिफरेंस है मेजर, कि
कॉन्वेक्स पे जो रेस पड़ता है वो स्प्रेड हो जाता है बाहर की तरफ, स्प्रेड हो जाता है, और ये क्या कर जाता है, मर्ज कर जाता है इनसाइड। यहां पे रेस क्या कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं। चिंता मत करो, जब हम लोग इसके एप्लीकेशन को डिस्कस करने लगेंगे, एप्लीकेशन मतलब जब और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे की बातों को, तो और भी क्लैरिटी आएगा। ये क्लियर है? अभी हम बस रूल को समझ रहे हैं। तीसरा, रेस पासिंग थ्रू कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन it after reflection it follows same path से ही फॉलो करेगा। जैसे कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए ये मेरा रेज है, ये यहां से गया और ये यहां पे हिट किया, यहां से हिट करने के बाद इसी रास्ते से ये वापस आएगा, कोई और रास्ता ये टर्न नहीं करेगा। उसका रीजन आप समझो, जो हमारा सेंटर होता है इससे हर एक पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो क्या होता है, पहला चीज हर एक पॉइंट का डिस्टेंस इक्वल होता है, और ये एक टेंजेंट फॉर्म करता है। तो जब जब आप इससे रिफ्लेक्शन देखोगे तो ये इक्वल ही रहेगा, मींस जैसे गया उसी रास्ते से ही आया। क्लियर है? उसको वहां पे कर्व फील होगा ही नहीं, सीधे गया सीधे आया। ठीक है, अब सोचो अगर मान लो आपका रेस है, आपने दो रेस को पिक किया, आपका एक रेस इधर से ऐसे गया फिर इधर से ही आया, तो आपका जो इमेज बनेगा रिफ्लेक्टेड वाले से ही बनेगा। रिफ्लेक्टेड रेस एक आपका यहां से आ रहा है, ये यहां पे मर्ज कर रहा है, आपका मर्जिंग पॉइंट ये है, यहां पे मर्जिंग पॉइंट ये है, मर्जिंग पॉइंट सेम है, यानी कि हेड आपका यहां पे होगा। इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका हेड होगा, क्योंकि हमारा जो स्टार्टिंग फिगर था वो कहां से था, हेड आपका ऐसे होगा, बाकी सब बॉडी ऐसे होगा। ऐसे ही इमेज समझ में आ जाएगा। ठीक है, हमारा इमेज कैसा बन रहा है, इनवर्टेड बन रहा है। कैसा बन रहा है, आप करिएगा ना, कर्व्ड सरफेस लेके देखिएगा, स्पून को थोड़ा सा पास लेके जाओगे आप, एक जगह देखोगे तो ये पलटा हुआ, मतलब शकल आपका नीचे दिखेगा। क्लियर है? तो रूल्स जो इंपॉर्टेंट है वो समझ में आया। अगर कोई रेस यहां से अगर जाए पोल पॉइंट से, पोल पॉइंट पे भी क्या रहेगा, स्ट्रिक्टली फॉलो करेगा क्या, रूल ऑफ रिफ्लेक्शन को। यानी अगर कोई रे ऐसे आए तो ये इसी एंगल से, सेम एंगल से इसको रिफ्लेक्ट करे। तो दो क्या, चार क्या, आप कह लो तीन ही मेजर रूल्स हैं। पहला आपका ये रहेगा कि एग्जैक्टली दो रेज हमें सफिशिएंट चाहिए जिससे हम लोग उसके इमेज को फॉर्म कर सके। दूसरा, अगर वो इमेज जो है पैरेलल जा रहा है तो रिफ्लेक्ट होके वो फोकस पॉइंट पे ही जाके हिट करेगा। ठीक है। तीसरा, अगर कोई रेज फोकस पॉइंट से जा रहा है तो वो लाइन आगे जाके पैरेलल बन जाएगा, वो रेज आगे जाके पैरेलल बन जाएगा। कोई रेज अगर कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए ही वापस जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? वेरी गुड। तो इसी रूल को ध्यान में रखते हुए कल की क्लास में हम लोग इमेज का फॉर्मेशन करेंगे। आई होप आपने जो अभी तक पढ़ा है आप कोशिश करो बस सिर्फ इन पॉइंट्स को समझने का, ये सारे पॉइंट्स अभी क्लियर हो जाएंगे सब। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है। पहले तो हमने एक्सपेरिमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फिगर आउट किया एंड थियरी में कन्वर्ट कर दिया लॉज में, बिकॉज हमें ये हमेशा ये चीज देखने को मिल रहा था। इसी को जब हमने इसमें अप्लाई किया तो इसमें भी इस चीज को फॉलो करते हुए जो बातों को ध्यान में रख के, जिन बातों को हमें फोकस करना है, जैसे कि हमने ये डिस्कस किया 3 लॉज के बारे में, जिससे हम इमेज फॉर्मेशन को समझ सके। और इनका एप्लीकेशन कहां पे होगा, बहुत ह्यूज एप्लीकेशन होता है, ह्यूज एप्लीकेशन।
ठीक, तो आज के लिए सिर्फ आपको ये समझना है कि जो हम लोगों ने डिस्कस किया उसके टर्मिनोलॉजी को समझो, इस रूल्स को समझो। इन रूल्स को जो हमने एक बार इम्बाइब कर लिया, कल हम लोग इमेज फॉर्मेशन बहुत इजी वे से बना लेंगे। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू।